आज हम कक्षा 8 सहायक वाचन से 6वीं झलक पढ़ने जा रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका में बैरिस्टर गांधी का पुनरागमन, यानी दक्षिण अफ्रीका में बैरिस्टर गांधी की पुनः वापसी। तो चलो शुरू करते हैं। गांधी जी स्वदेश में कठिनाई से 6 महीने ही बिता पाए थे कि नेटाल से उन्हें दक्षिण अफ्रीका लौटने का तार मिला। यानी गांधी जी परदेश में बड़ी मुश्किलों से 6 माह ही बिता पाए थे कि उन्हें नेटाल से संदेश मिलता है कि आप दक्षिण अफ्रीका वापस आएं। अन्याय के विरुद्ध विद्रोह की जो आग वे सुलगा आए थे वह धीरे धीरे प्रज्वलित हो रही थी। मतलब गांधी जी ने जो भारतीयों के अधिकारों के लिए आंदोलन शुरू किया था ना, वो उग्र रूप ले रहा था। तो उसे नियंत्रण में, उसे काबू में रखने के लिए सुलगाने वाले की आवश्यकता पड़ी थी। सेठ अब्दुल्ला ने कुरलैंड नामक जहाज खरीदा था। उसी पर उन्होंने गांधी जी को सपरिवार बिना किराया दिए आने का आग्रह किया। उन्होंने निवेदन किया कि आप पूरे परिवार सहित बिना किराया दिए आ जाइए। गांधी जी ने सेठ के आग्रह को स्वीकार कर अपनी पत्नी और दोनों बच्चों के साथ डरबन की ओर प्रस्थान कर दिया। गांधी जी ने क्या किया, अपनी पत्नी और बच्चों के साथ में डरबन की ओर रवानगी कर दी। उनके साथ साथ दूसरा जहाज नादरी भी भारतीय कुलियों और व्यापारियों को लेकर नेटाल की ओर चला। गांधी जी तो यूरोपीय पोशाक में रहते थे। जो यूरोपियों का पहनावा था ना, गांधी जी उसी तरह का पहनावा पहनते थे। उन्होंने अपनी पत्नी और बच्चों को भी विशेष पोशाक पहनने का आदेश दिया, जिससे वे गोरों द्वारा अपमानित ना हो पाए, ताकि कोई अंग्रेज उनकी बेइज्जती ना करे। पारसियों की पोशाक यूरोपीय पोशाक के समान ही लगती है। जो पारसियों का पहनावा है ना, वो यूरोपीय पहनावे के समान ही लगता है। अतः उन्होंने कस्तूरबा को पारसी महिलाओं के समान वस्त्र पहनने को कहा और बच्चों को कोट, पैंट, बूट और मोजे पहनाए। बच्चों ने बूट कभी पहने नहीं थे, इसलिए उनके पैरों में छाले पड़ गए। गांधी जी ने उन्हें छुरी कांटे से भी खाना सिखलाया। इससे कस्तूरबा को बड़ा अटपटा लगा, इससे उनकी पत्नी को बड़ा अटपटा लग रहा था, बड़ा अजीब महसूस हो रहा था। परंतु जिद्दी पति परायण पत्नी विवश थी, क्योंकि वो मर्यादित पत्नी थी, इसीलिए वो मजबूर थी। समर्पण में ही उसे सुख मिलता था, पति की आज्ञा मानने में ही उन्हें खुशी और सुख मिलता था। जहाज सेठ अब्दुल्ला का था, इससे वह मुंबई से सीधे डरबन रवाना हो गया। मार्ग में उसे भयंकर तूफान का सामना करना पड़ा। जहाज कई बार ऊंची लहरों के कारण बुरी तरह डगमगा रहा था, क्योंकि तूफान चल रहा था तो पानी की लहरें ऊपर नीचे होती थी और इसी कारण जहाज डगमगाता था और यात्री घबराकर चिल्लाते थे। यानी यात्री जो सफ़र कर रहे थे उसमें वो डर के कारण चिल्लाते थे। गांधी जी सबको सांत्वना दे रहे थे, गांधी जी सबकी हिम्मत बढ़ा रहे थे, सबको तसल्ली दे रहे थे और परमात्मा से प्रार्थना करते थे, भगवान से वो प्रार्थना करते थे। तूफान से बचकर जहाज ने डरबन बंदरगाह पर लंगर डाल दिया। बंदरगाह का मतलब बच्चों समुद्र का वो तटीय हिस्सा जहाँ पर जहाज रुकते हैं या ठहरते हैं। तो तूफान से बचकर जहाज ने डरबन बंदरगाह पर लंगर डाल दिया। अब आगे पढ़ेंगे हम, गंदा गांधी वापस जा। तो बंदरगाह पर गोरे बड़ी संख्या में इकट्ठे थे और गंदा गांधी वापस जाके नारे लगा रहे थे, जोर जोर से एक साथ चिल्ला रहे थे कि गंदा गांधी वापस जा। नेटाल के गोरों ने पहले गांधी जी को डरबन में प्रविष्ट न होने देने का निश्चय कर लिया था कि हम गांधी जी को डरबन में आने नहीं देंगे, ये ठान लिया था उन लोगों ने। जब उन्होंने 2 जहाज़ों को डरबन बंदरगाह पर देखा तो उन्हें ऐसा लगा कि गांधी उनके खिलाफ आंदोलन करने के लिए 2 जहाज़ों में कुली भर कर लाया है। इससे पहले हमने पढ़ा था ना कि जब गांधी जी का जहाज आ रहा था तो उनके साथ साथ दूसरा जहाज नादरी भी भारतीय कुलियों और व्यापारियों को लेकर नेटाल आ रहा था। तो उसी जहाज को देखकर अंग्रेजों ने सोचा कि गांधी जी तो आंदोलन की पूरी तैयारी करके आ रहे हैं और जहाज़ों में कुली भर कर लाए हैं। तो उन्होंने दोनों जहाज़ों के भारतीयों को तुरंत लौट जाने का नारा लगाया और वे धमकाकर कहने लगे कि अगर किसी कुली ने उतरने की कोशिश की तो उसे समुद्र में फेंक दिया जाएगा। वो धमकी दे रहे थे। गांधी जी यात्रियों को शांत रहने का ढांढस बांधते थे। उन्होंने यह भी कहा कि यदि तुम्हें अपने प्राण प्यारे हों तो स्वदेश यानी अपने देश वापस लौट सकते हो सकता है उतरने पर मौत के मुंह में झोंक दिए जाओ।
सभी भारतीयों ने डरबन बंदरगाह पर उतरने के अपने अधिकार को न त्यागने का निर्णय लिया। उन्होंने गांधी जी से कहा कि हम गोरों की गीदड़ भभकियों से नहीं डरेंगे, इन्हें जो करना है कर लेने दो, हम इनकी धमकियों से बिल्कुल नहीं डरेंगे। जहाज के बंदरगाह पर पहुंचते ही डॉक्टरों ने यात्रियों की जांच की। कोई यात्री बीमार नहीं था। फिर जहाज चूँकि मुंबई से आ रहा था और वहाँ प्लेग की बीमारी फैली थी, इसलिए यही बहाना लेकर जहाज को 23 दिन तक बंदरगाह पर अलग रखा गया और भारतीयों को प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई। डॉक्टरी मत से प्लेग के कीटाणु 23 दिन तक कायम रहते हैं। यह आदेश आरोग्य की दृष्टि से नहीं लिया गया था, गोरों के विरोध आंदोलन के कारण लिया गया था। भारतीयों को वापस भगाने की यह एक चाल थी ताकि भारतीय वापस चले जाएं। ये सब एक चाल थी उनकी, अंग्रेजों की। डरबन के गोरे बड़ी बड़ी सभाएं कर रहे थे। सेठ अब्दुल्ला को डराया धमकाया जाता था, लालच भी दिया जाता था, परंतु सेठ धमकियों से डरने वाले नहीं थे। 23 दिन का निर्धारित समय बीत जाने पर डरबन के भारतीय और उनके वकील मिस्टर लाटेन जहाज पर आए और भारतीयों को उतरने के लिए प्रोत्साहन देने लगे। यात्री उतरने लगे, परंतु गांधी जी को सरकार ने संध्या तक यानी शाम तक न उतरने की सलाह दी थी, क्योंकि गोरे बहुत उग्र हो रहे थे। सरकार को उनके प्राणों का भय था। गांधी जी ने संध्या को उतरना स्वीकार कर लिया, परंतु एडवोकेट मिस्टर लाटेन उन्हें अपनी जिम्मेदारी पर दिन में ही ले जाने पर उद्यत हो गए, यानी मिस्टर लाटेन उन्हें दिन में ही ले जाने के लिए प्रस्तुत हो गए। जहाज के कप्तान से विदा लेकर गांधी जी मिस्टर लाटेन के साथ अपने मित्र रुस्तम जी के मकान की ओर चलने लगे। गोरे लड़कों ने उन्हें पहचान कर गांधी गांधी की आवाज़ें लगाई। गोरों की भीड़ जमा हो गई। मिस्टर लाटेन ने जो बैठने के लिए रिक्शा मंगाया था उसे लड़कों ने भगा दिया। गांधी जी भीड़ में फंस गए। लाटेन उनसे अलग हो गए। गांधी जी ने जहाज से रवाना होने के पूर्व अपनी पत्नी तथा पुत्रों को रुस्तम जी की गाड़ी में सकुशल पहुंचा दिया था। जब गांधी जी भीड़ में घिर गए तब उन पर पत्थर और सड़े अंडे बरसने लगे। किसी ने उनकी पगड़ी छीनी, किसी ने लातें मारी, किसी ने कोड़े मारे, किसी ने घूंसे और मुक्कों से पीटा। गांधी जी ने किसी पर हाथ नहीं उठाया। वे बेसुध होकर यानी बेहोश होकर गिरने ही वाले थे कि इतने में पुलिस सुपरिटेंडेंट अलेक्जेंडर की पत्नी उनके पास पहुंच गई और उनके सिर पर छाता तान कर खड़ी हो गई। उसी समय पुलिस की एक टुकड़ी उनकी रक्षा के लिए आ गई। पुलिस सुपरिटेंडेंट ने उन्हें पुलिस थाने में ठहरने को कहा, परंतु गांधी ने ठहरने से इनकार कर दिया। उन्हें जनता की बुद्धि पर विश्वास था। उन्होंने कहा, जब भी उन्हें गलती समझ में आएगी वे अपने कृत्य के लिए स्वयं लज्जित होंगे। यानी गांधी जी ने कहा कि जब भी अपनी उनको गलती महसूस होगी तो अपने इस गलत काम के लिए वे खुद स्वयं शर्मिंदगी महसूस करेंगे। उनकी इच्छा के अनुसार पुलिस ने उन्हें रुस्तम जी के घर पहुंचा दिया। वहाँ भी गोरों की भीड़ जमा हो गई। गांधी कहाँ हैं, उसको निकालो की आवाज़ें सुनाई देने लगी। तब पुलिस ने गांधी जी को समझाया कि आप मित्र के मकान से छद्म वेश में निकल जाइए, यानी किसी अन्य वेशभूषा में निकल जाइए, अन्यथा भीड़ मकान को जला देगी। वरना भीड़ क्या करेगी, मकान को जला देगी। मित्र के मकान की रक्षा को ध्यान में रखकर गांधी जी पुलिस कांस्टेबल के वेश में छिपकर निकल गए। 2 जासूस भी उनके साथ हो लिए। जब तक गांधी जी सुरक्षित स्थान पर नहीं पहुंचा दिए गए तब तक पुलिस सुपरिटेंडेंट भीड़ को नियंत्रित किए रहा, यानी भीड़ को उसने संभाल के रखा। अंत में उसने मकान की तलाशी का अभिनय किया, यानी नाटक किया मकान की तलाशी कर रहा हूं करके, और बाहर आकर भीड़ से कहा कि तुम्हारा शिकार तो निकल गया। जब भीड़ को यह विश्वास हो गया कि काला बैरिस्टर वहाँ नहीं है, तब वह हो करती हुई तितर बितर हो गई, यानी इधर उधर हो गए वो लोग सब। उनको लगा कि अब तो है नहीं करके सब इधर उधर चले गए। पुलिस उपद्रवियों पर मुकदमा चलाना चाहती थी, परंतु गांधी जी राजी नहीं हुए। ये जो हा हुल्ला कर रहे थे ना, लड़ाई झगड़ा ये सब इन लोगों ने मारपीट करी, इनके ऊपर पुलिस मुकदमा चलाना चाहती थी, परंतु गांधी जी ने मना कर दिया। वो तैयार ही नहीं हुए। समाचार पत्रों में गोरों की असभ्यता और उद्दंडता की कड़ी आलोचना की गई।
डरबन के बहुत से गोरे लज्जित हुए, शर्मिंदगी महसूस करे कि बताओ ये लोगों ने क्या कर दिया, क्योंकि जिन कारणों से वे गांधी जी से क्रुद्ध थे उनके लिए वे बिल्कुल जिम्मेदार नहीं थे। समाचार पत्रों में गोरों की असभ्यता और उद्दंडता की कड़ी आलोचना की गई। मतलब जो गांधी जी के साथ में गोरों ने मनमानी की थी, अशिष्टता की थी, उसके विषय में समाचार पत्रों में कड़ी तरह से विवेचना की गई। डरबन के बहुत से गोरे लज्जित हुए, शर्मिंदगी महसूस करे उन्होंने, क्योंकि जिन कारणों से वे गांधी जी से क्रुद्ध थे यानी नाराज थे, गुस्सा थे, उनके लिए वे बिल्कुल जिम्मेदार नहीं थे। गांधी जी ने अब नेटाल कांग्रेस का कार्य हाथ में लेने का निश्चय किया। साथ ही वे कुछ लोक सेवा भी करना चाहते थे, मतलब कि वो जनता की सेवा भी करना चाहते थे। उन्हें बीमारों की तीमारदारी में बहुत सुख मिलता था, यानी जो बीमार व्यक्ति होते थे उनकी सेवा करने में उन्हें बहुत सुख मिलता था। इसीलिए वे मिशन अस्पताल में कुछ समय इसी कार्य में देने लगे। वे अपना सब काम स्वयं करने लगे। उन्होंने भोजन बनाना सीख लिया, कपड़ा धोना भी सीख लिया और कपड़े स्वयं धोने लगे। यद्यपि उनके लड़के अंग्रेजी ढंग से रहते थे, यानी उनके जो बच्चे थे वो अंग्रेजी तौर तरीके से रहते थे, फिर भी उन्हें वे अंग्रेजी के मिशन स्कूल में पढ़ाने के पक्ष में नहीं थे। अतः उन्हें घर पर ही पढ़ाने का प्रबंध किया गया, यानी उन्हें घर पर पढ़ाने की व्यवस्था की गई। गांधी जी में सेवा भावना प्रबल थी। इसका प्रमाण बोअर युद्ध में सभी को मिल चुका था। युद्ध समाप्ति के बाद उन्होंने रोगियों की प्राकृतिक चिकित्सा करनी प्रारंभ कर दी। गांधी जी के मन में बच्चों लोगों की सेवा की भावना बहुत कूट कूट के भरी हुई थी, उग्र थी और तेज थी उनके मन में लोगों की सेवा करने की भावना। इसका प्रमाण जो था वो बोअर के युद्ध में सभी लोग देख भी चुके थे। और जैसे युद्ध खत्म हुआ उन्होंने क्या किया कि जो मरीज थे उनको प्राकृतिक रूप से उनका इलाज करना शुरू कर दिया। और कुछ ऐसी घटनाएं भी हुई जिनके कारण लोग आश्चर्य करने लगे और गांधी जी में विशेष रूप में परमात्मा की शक्ति देखने लगे। लोगों को लगने लगा इनके अंदर तो भगवान की शक्ति है। एक मरणासन्न लड़की की गांधी जी ने चिकित्सा की, यानी एक लड़की जो मरने वाली थी उसका गांधी जी ने इलाज किया तो वो लड़की ठीक हो गई। तो जब वह अच्छी हो गई तो लोगों ने उन्हें जादूगर समझ लिया कि ये तो जादूगर हैं। बताओ, मरने वाली लड़की को इन्होंने ठीक कर दिया, तो लोग उन्हें जादूगर समझने लगे। गांधी जी ने लोगों को समझाया, न मैं कोई जादूगर हूँ और न कोई महात्मा। लड़की को मैंने एनीमा दिया था, इससे उसके शरीर का विकार निकल गया और वह अच्छी हो गई। तो बच्चों, एनीमा क्या होता है? एनीमा एक प्रकार का लैक्सेटिव होता है जो पेट में पानी की कमी को दूर करता है। तो गांधी जी ने उस लड़की को एनीमा दिया, इससे उसके शरीर का विकार निकल गया और वह अच्छी हो गई। गांधी जी एनीमा, तब स्नान, मिट्टी की पट्टी, संतुलित भोजन और उपवास आदि के द्वारा रोगियों की चिकित्सा करते थे। गांधी जी जो थे इसी प्रकार की प्राकृतिक चिकित्सा से मरीजों का इलाज करते थे। बोअर युद्ध की समाप्ति पर कुछ समय उन्होंने रोगियों की सेवा की और फिर भारत लौटने की इच्छा प्रकट की। जब बोअर का युद्ध खत्म हो गया तो गांधी जी ने क्या किया कि कुछ समय तक के वहाँ के मरीजों का इलाज किया, उनकी सेवा की और फिर भारत आने की इच्छा प्रकट करी। मतलब उन्होंने कहा कि अब मैं भारत वापस जाऊँगा। प्रवासी भारतीयों ने बड़ी अनिच्छा से उन्हें जाने की अनुमति दी, यानी जो प्रदेश में भारतीय रह रहे थे वो बेमन से जाने की अनुमति देते हैं गांधी जी को और उनसे यह वचन लेते हैं, उनसे वादा लेते हैं कि जब भी उन्हें आवश्यकता होगी वे उनकी सहायता के लिए अफ्रीका पुनः लौट आएंगे। यानी वहाँ पर प्रदेश में रहने वाले भारतीय उनसे वादा लेते हैं, वचन लेते हैं कि जब भी हमको आपकी ज़रूरत पड़ेगी तब आपको फिर से अफ्रीका आना पड़ेगा। प्रवासी भारतीयों ने विदाई के अवसर पर गांधी जी को अनेक प्रकार के उपहार भेंट किए, यानी अनेक प्रकार के गिफ्ट दिए उन्हें। उनमें कस्तूरबा के लिए हीरे का एक हार भी था, यानी जो भारतीय उनको विदाई देते हैं, विदाई के अवसर पर जो उपहार देते हैं ना, उनको भेंट देते हैं। उन उपहारों में कस्तूरबा के लिए यानी गांधी जी की पत्नी के लिए हीरे का एक हार भी था। गांधी जी उपहारों को ग्रहण करने के पक्ष में नहीं थे। उन्होंने जो उपहार प्राप्त किए उन्हें बैंक में रख दिया और उसका एक न्यास बना दिया। देखो, जो गांधी जी थे उनको जो उपहार मिले थे, तोहफे मिले थे, उनको वो लेना नहीं चाहते थे, लेने के पक्ष में नहीं थे वो, परंतु भारतीयों ने बड़े प्रेम से दिए थे
और वो महंगे भी थे, तो उन्होंने क्या किया कि उसे बैंक में अमानत के तौर पर रखवा दिया। कस्तूरबा पहले हीरो का हार देने के लिए राजी नहीं हुई थी, क्योंकि वह गांधी जी को नहीं, उन्हें प्रदान किया गया था। गांधी जी ने कस्तूरबा के तर्क को स्वीकार नहीं किया और उनका बहुमूल्य हार भी उन्होंने बैंक में रख दिया। देखो, जो कस्तूरबा को हार मिला था ना उनकी पत्नी को, वो गांधी जी को देना नहीं चाहती थी, परंतु गांधी जी ने कस्तूरबा की बात नहीं मानी और उसे भी उन्होंने बैंक में रखवा दिया और बैंक में रखे हुए धन का सार्वजनिक कार्य में उपयोग करने की न्यास द्वारा व्यवस्था कर दी। तो आपने देखा, गांधी जी अहिंसावादी तो थे ही, साथ ही साथ वो समाज सेवी भी थे। तो चलो अब हम चलते हैं अभ्यास प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, गांधी जी को दूसरी बार अफ्रीका क्यों जाना पड़ा? तो इसका उत्तर है, नेटाल से उन्हें दक्षिण अफ्रीका लौटने का तार मिला। अन्याय के विरुद्ध विद्रोह की जो आग वे सुलगा आए थे, वह धीरे धीरे प्रज्वलित हो रही थी। उसे नियंत्रण में रखने के लिए सुलगाने वाले की आवश्यकता पड़ी थी, इसलिए गांधी जी को दूसरी बार अफ्रीका जाना पड़ा। प्रश्न 2 है, गोरों ने गांधी जी को डरबन बंदरगाह पर उतरने से क्यों रोका? तो चलो इसका उत्तर देखते हैं। जब गांधी जी की हरी पुस्तिका गोरों के हाथ में पड़ी तो वे क्रोध से आग बबूला हो उठे, क्योंकि उस पुस्तक में जो गोरों ने अत्याचार किए थे भारतीयों के साथ में, उसकी हृदय विदारक घटनाएं छपी हुई थी। इस कारण जब उनके हाथ में ये पुस्तिका पड़ी तो वे क्रोध से आग बबूला हो उठे और उसी समय उन्होंने निश्चय कर लिया कि गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में रहने नहीं देंगे और यदि वह अफ्रीका लौटा तो उसे उतरने से रोकेंगे और यदि उतरा तो उसे समाप्त कर देंगे। बंदरगाह पर गोरे बड़ी संख्या में इकट्ठे हुए और गंदा गांधी वापस जाके नारे लगाने लगे। नेटाल के गोरों ने पहले ही गांधी जी को डरबन में प्रविष्ट न होने देने का निश्चय कर लिया और फिर जब उन्होंने देखा कि गांधी जी तो 2 जहाज़ों में आंदोलन करने के लिए कुली भरकर ला रहे हैं, तो उन्होंने गांधी जी को और भारतीयों को डरबन बंदरगाह पर उतरने से रोका। प्रश्न 3 है, गोरे इस कार्य में कहाँ तक सफल हुए? तो इसका उत्तर है, जिन गोरों ने गांधी जी के साथ में असभ्यता की थी, उद्दंडता की थी, उनके खिलाफ पुलिस मुकदमा चलाना चाहती थी, परंतु गांधी जी राजी नहीं हुए। समाचार पत्रों में गोरों की असभ्यता और उद्दंडता की कड़ी आलोचनाएं की गई। डरबन के बहुत से गोरे लज्जित हुए, क्योंकि जिन कारणों से वे गांधी जी से क्रुद्ध थे उनके लिए वे बिल्कुल जिम्मेदार नहीं थे। गोरों को शर्मिंदगी महसूस हुई। तो बच्चों, 6वीं झलक यहीं पर समाप्त होता है। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में 7वीं झलक के साथ।